वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप? आज हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल आरसी अग्रही क्लासेज में और टीजीटी पीजीटी स्पेशल इंग्लिश के अंतर्गत आज हम इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स की चर्चा करेंगे। ये इसका पार्ट 6 है। देख रहे हैं आज what is canto? What is canto? What do you understand by canto? Then you should know canto is a major division of an epic poem. Canto is a major division of an epic poem. ये किसी भी एपिक पोएम जैसे होमर, ओडिसी और रामायण महाभारत भी हमारे हिंदुओं का एपिक्स है। तो किसी भी एपिक पोएम का जो मेजर डिवीजन होता है उसे आप कैंटोस कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड कैंटो है ये लैटिन लैंग्वेज के कैंटस वर्ड से लिया गया है। कैंटो वर्ड ये लैटिन वर्ड कैंटस से लिया गया है और जिसका मीनिंग सॉन्ग होता है, गीत होता है। Then I think you understand very well. Major division of an epic poem is known by canto. The word canto derived from Latin word cantus, which means song. After then, we will see next literary term calmise. Then we should know what is calmise. In ancient drama of Greek, sleeveless outer garment, a cloak worn by some actors is known by calmise. एंशिएंट ग्रीक ड्रामाज में जो कुछ एक्टर्स के द्वारा स्लीवलेस गारमेंट पहने जाते थे उन्हें आप कैलमाइज कहते हैं। जैसे हम एंशिएंट ड्रामाज कोई भी देखें, चाहे वो जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कैलमाइज के बारे में। कैलमाइज इज एन आउटर गारमेंट ऑफ एंशिएंट ग्रीक ड्रामास कैरेक्टर। तो आपको बताया गया कि एंशिएंट ग्रीक ड्रामास में जो कैरेक्टर्स द्वारा स्लीवलेस आउटर गारमेंट्स पहने जाते थे उन्हें आप कैलमाइज कहते हैं। किसी भी एंशिएंट सीरियल में जो भी राजा महाराजाओं के रोल करते हैं या अन्य रोल भी करते हैं उनके कारण से आपने देखा होगा जो भी पहने रहते हैं एज अ क्लॉक रहते हैं, एज अ क्लॉक या गाउन रहते हैं और वो स्लीवलेस रहते हैं, वो हाफ ही रहते हैं। तो इस प्रकार के अटायर्स को, इस प्रकार के आउटर फिट्स को आप कैलमाइज कहते हैं। और ये एंशिएंट ग्रीक में जो कुछ कैरेक्टर्स होते थे उनके द्वारा जो भी स्लीवलेस आउटर फिट्स, आउटर गारमेंट पहने जाते थे उन्हें आप कैलमाइज कहते हैं। एंड नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज सैंटी। इस CS से स्टार्ट है, लोग इसका प्रोनाउंसिएशन च से ना करें, इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है सैंटी। इसका सैंटी, व्हाट इज सैंटी? देन वी शुड नो इन अर्लियर टाइम्स a song sung by sailors। अर्लियर टाइम में, बहुत शुरुआती जमाने में ऐसे सॉन्ग जो कि सेलर्स, नाविकों के द्वारा गाए जाते थे, दैट kept टाइम विद द वर्क। और ये गीत नाविक उस समय गाते थे जब वो काम पर लगे होते थे, अपना काम कर रहे होते थे। वो उनका भी कुछ रिक्रिएशन हो सके, उनका एम्यूजमेंट हो सके, वो बोरियत पर फील करे काम करते समय,
तो जब सेलर्स काम किया करते थे उस समय जो गीत गाए जाते थे उसे सेंटी कहते थे। और सेलर्स किस प्रकार के काम करते थे? ए टर्निंग ऑन रोप टू होइस्ट अ सेल। जैसे सेल जहाज को आगे बढ़ाना है तो उसका रस्सी वगैरह साइड से सीक्वेंस से खोलना और उसके जो होइस्ट होता है उसे लगाना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज, एंशिएंट सेल्स की बात कर रहा हूं, एंशिएंट जहाजों की बात कर रहा हूं कि इस साइज का जहाजों में कुछ लगा होता था। ये इसी को जब वो लगाने का काम करते थे या इसको उतारने का काम करते थे तो जो गीत गाते थे उसे आप सेंटी कहते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज चिवैलिक रोमांस। व्हाट इज चिवैलिक रोमांस? हम लोग जानेंगे टेल ऑफ कोर्टली लव। टेल ऑफ कोर्टली लव इज नोन बाय चिवैलिक रोमांस। कोर्ट में प्रेम की कहानियां, जो उस समय कोर्ट चला करते थे, राज दरबार चला करते थे, उस समय जो भी लोग रहते थे मेल फीमेल, उनके बीच जो प्रेम हो जाता था उसी प्रेम की कहानियों को टेल स्टोरी होता है, आप सब जानते हैं। तो टेल ऑफ कोर्टली लव इज नोन बाय चिवैलिक। और ऐसी टेल्स में जो नाइट्स होते थे, जो कोर्टियर्स होते थे, जो सामंत होते थे, वे प्रदर्शित करते थे नोबिलिटी, करेज एंड रिस्पेक्ट फॉर लेडीज। अपने साथ रहने वाली लेडीज के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे, स्वयं को साहसी दिखाते थे, स्वयं को नोबिलिटी, श्रेष्ठता स्वयं में दिखाते थे, जिससे उनका अट्रैक्शन हमारी तरफ हो। और लेडीज दिखाती थी अपना एलिगेंस। एलिगेंस श्रेष्ठता को कहते हैं, मॉडेस्टी विनम्रता, और फाइडेलिटी सत्य के प्रति निष्ठा होता है। तो हमें चिवैलिक रोमांस कोर्टली लव की कहानियों को कहा जाता है, जिसमें जो नाइट्स होते थे वे लेडीज के प्रति अपनी नोबिलिटी, करेज और रिस्पेक्ट एग्जिबिट करते थे, प्रदर्शित करते थे। और जो लेडीज हैं उनके प्रति एलिगेंस मीन्स श्रेष्ठता, मॉडेस्टी मीन्स विनम्रता, और फाइडेलिटी सत्य के प्रति निष्ठा, इट मीन्स फेथफुलनेस, वो प्रदर्शित किया करती थी। एंड नेक्स्ट, फ्लैट कैरेक्टर, लिटरेरी टर्म फ्लैट कैरेक्टर। देन वी शुड नो व्हाट इज फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? तो कैरेक्टर्स इन अ प्ले who has only one prominent trait are known by flat character। मतलब किसी भी स्टोरी का वो कैरेक्टर जिसमें मुख्यतः एक ही विशेष गुण होता है, एक ही ट्रेट मीन्स क्वालिटी होता है, दिस वन इज क्वालिटी। तो कैरेक्टर इन अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी का एक ऐसा कैरेक्टर who has only one prominent trait, जिसकी एक ही मुख्य विशेषता है, मुख्य क्वालिटी है। वो ग्रेट भी हो सकती है या क्रूएलिटी भी हो सकती है या कोई और हो सकता है। ऐसा कहानी का एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें केवल एक गुण की प्रधानता हो, एक क्वालिटी की स्पेशलिटी हो, उसे आप फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। देन वी शुड नो व्हाट इज राउंड कैरेक्टर। We should know what is round character. Then, character in a story who has many aspects to his or her personality. Characters in a story who has more traits, more aspect to his or her personality. ऐसे कैरेक्टर स्टोरी के जिनके अंदर कई गुणों का समावेश होता है उनकी पर्सनालिटी में। कहानी का
के ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अंदर कई गुण पाए जाते हैं, कई विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें आप राउंड कैरेक्टर कहते हैं। और ये कैरेक्टर में भी गुड साइड और बैड साइड, ये कैरेक्टर जो राउंड कैरेक्टर होते हैं जिनमें कई क्वालिटीज, कई विशेषताएं पाई जाती हैं, वो पॉजिटिव साइड भी हो सकते हैं, निगेटिव साइड मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मेरिट भी हो सकती है, डिमेरिट भी हो सकती है, लेकिन कई मेरिट्स व कई डिमेरिट्स होते हैं। ऐसे कैरेक्टर को आप राउंड कैरेक्टर कहते हैं। और ये कैसा होगा, वो उसकी क्वालिटीज गुड साइड की होगी, अच्छी क्वालिटीज होगी, वो मेरिटोरियस होगा या नोटोरियस होगा, इसके विषय में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, कोई अंदाजा नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जब हमने देखा राउंड कैरेक्टर क्या होता है, कहानी का ऐसा कैरेक्टर जो अपने अंदर कई क्वालिटीज को समाहित किए हुए है, वो उसकी क्वालिटीज में मेरिट और डिमेरिट दोनों हो सकता है, और उसके इस क्वालिटी के विषय में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर है बहुत सी क्वालिटीज। ऐसे कैरेक्टर को आप राउंड कैरेक्टर कहते हैं। और आप देखें नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक कैरेक्टर। स्टैटिक कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क हु डज नॉट चेंज हिज और हर आउटलुक। किसी भी लिटरेरी वर्क का, किसी भी स्टोरी, किसी भी ड्रामा, किसी भी नॉवेल का वो कैरेक्टर जो अपने आउटलुक को चेंज नहीं करता है, वहां पर बदलते हुए परिवेश व बदलते हुए घटनाओं में, किसी भी लिटरेरी वर्क में, वो चाहे ड्रामा हो, स्टोरी हो या नॉवेल हो, कई इवेंट्स होते हैं जो उस लिटरेरी वर्क के अंदर होने वाले कितने भी इवेंट्स में अपना आउटलुक, अपना नजरिया ना बदले, उसे आप स्टैटिक कैरेक्टर कहते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। फ्लैट, व्हाट इज फ्लैट कैरेक्टर, व्हाट इज राउंड कैरेक्टर, व्हाट इज स्टैटिक कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर हम लोगों ने जाना, फ्लैट कैरेक्टर कहानी का एक ऐसा पात्र होता है जिसमें केवल एक ही विशेषता पाई जाती है, कोई एक ही पेक्यूलियर क्वालिटी पाई जाती है, वो ग्रेट क्वालिटी और कुछ भी हो सकता है। राउंड कैरेक्टर क्या था? लिटरेरी वर्क का ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर कई क्वालिटीज का समावेश है, वो मेरिटोरियस भी हो सकता है, वो नोटोरियस भी हो सकता है, इसके विषय में कोई अंदाजा या कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। और स्टैटिक कैरेक्टर वो है कि लिटरेरी वर्क का ऐसा कैरेक्टर जो उस लिटरेरी वर्क में होने वाले कई इवेंट्स में अपना आउटलुक चेंज नहीं करता। और नेक्स्ट देख लें, व्हाट इज क्लोज्ड ड्रामा। व्हाट इज क्लोज्ड ड्रामा, तो हमें जानना है ये क्लोज्ड ड्रामा होता क्या है। तो अ ड्रामा रिटन टू बी रीड रेदर देन एक्टेड ऑन स्टेज, यानी कि ऐसा ड्रामा जो कि पढ़ने के लिए लिखा गया होता है अपेक्षाकृत स्टेज में परफॉर्म करने की अपेक्षा। मतलब कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं जो पढ़ने के लिए होते हैं, जिनका स्टेज में परफॉर्मेंस वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अ ड्रामा रिटन टू बी रेड, ऐसे ड्रामा जो पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं अपेक्षाकृत उनका मंच में या स्टेज में मंचन करने की अपेक्षा उनका पढ़ना ज्यादा सुटेबल होता है। ऐसे नाटकों का परफॉर्मेंस स्टेज में नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार के ड्रामास को आप क्लोज्ड ड्रामा कहते हैं। और जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज्ड सैमसन एगोनिस्ट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, हम लोग देख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, और नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है क्रॉनिकल, क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर। व्हाट इज क्रॉनिकलर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉनिकलर? यू शुड नो रिकॉर्डर ऑफ मेडिवल इवेंट्स। जो मेडिवल इवेंट्स को, जो मध्यकालीन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, लिखता है, उसे आप क्रॉनिकलर कहते हैं। यानी कि इजी वर्ड्स में कहें तो हिस्टोरियन को क्रॉनिकलर कहा जाता है। व्हाट इज क्रॉनिकलर? रिकॉर्डर ऑफ मेडिवल इवेंट्स। जो मध्यकालीन घटनाएं हैं उनका रिकॉर्ड बनाने वाला, उन्हें लिखने वाला क्रॉनिकलर कहलाता है।
या इजी वर्ड में हिस्टोरियन को क्रॉनिकलर कहते हैं। आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है। ये लिटरेरी टर्म्स हैं, सेंस बहुत इजी होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं, यूनिक से लिखते हैं, पता नहीं होता, और ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। आपका नेक्स्ट है क्रॉनिक स्कैंडलाउज। क्रॉनिक स्कैंडलाउज, what is chronic scandalous? Then you should know wherever centering on gossip and intrigue at the court of a king. What is chronic scandalous? आपको जानना चाहिए, ये ऐसा लिटरेरी वर्क है। क्रॉनिक स्कैंडलाउज एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो फोकस करता है ऑन गॉसिप, गपशप करने में, हंसी मजाक करने में, या फिर किसी भी राजा के कोर्ट में इंट्रीग, साजिश को दिखाता है, साजिश को फोकस करता है। एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसका उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना, जो सेंट्राइज होता है लोगों के मनोरंजन के लिए, और ये किसी राजा के दरबार में होने वाली साजिश को भी डिस्क्राइब करता है। आप देख रहे हैं क्लिशे, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको मैंने लिख दिया है, इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा क्लिशे। इसका मीनिंग होता है ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन होता है, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होना। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश या बहुत अधिक बारिश होना, ये ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है, और ऐसे ही ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन को आप क्लिशे कहते हैं। नेक्स्ट है स्नग इज अ बग इन रग, मतलब होता है बहुत ही आरामदेह स्थिति, वेरी कंफर्टेबिलिटी, ग्रेट कंफर्टेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा आरामदेह है। स्नग इज अ बग इन अ रग, ये भी ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है जिसे आप क्लिशे कहते हैं, और इसका मीनिंग बहुत ही आरामदेह स्थिति को कहते हैं। आप नेक्स्ट देख रहे हैं चिल्स रनिंग अप एंड डाउन माई स्पाइन्स। चिल्स रनिंग अप एंड डाउन माई स्पाइन्स, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा रोमांच महसूस करना या बहुत ही ज्यादा डर महसूस करना। आप भूल ना जाए, इसलिए आपके नोट बनाने के लिए मैंने इसकी हिंदी भी लिख दिया है बीच में। तो चिल्स रनिंग अप एंड डाउन माई स्पाइन्स, ये एक ओवरयूज्ड एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा रोमांच या बहुत ही ज्यादा डर महसूस करना। और आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर। व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर? कॉमेडी ऑफ मैनर में हम देखेंगे कॉमेडी दैट रिडिक्यूल्स मैनर्स, रिडिक्यूल्स मजाक उड़ाना होता है। ऐसी कॉमेडी जिसमें रिडिक्यूल्स किया गया होता है, इसमें मजाक उड़ाया गया होता है मैनर्स, उन तौर तरीकों का, समाज के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के तौर तरीकों का, मैनर्स जैसे वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका, या उनके सोशल कस्टम्स हैं, सामाजिक उनके रीति रिवाजें हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है ऐसी कॉमेडी में। तो आप समझ गए होंगे कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है। कॉमेडी दैट रिडिक्यूल्स द मैनर ऑफ अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। कॉमेडी समाज के किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित संप्रदाय, सेट, वर्ग, समूह, समुदाय, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कॉमेडी ऑफ मैनर पर। तो कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है? कॉमेडी दैट रिडिक्यूल्स द मैनर ऑफ अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एक ऐसी कॉमेडी जो समाज के एक निश्चित तबके के लोगों का मजाक उड़ाती है, उनके मैनर्स का, उनके मैनर्स जैसे वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन जीने का तरीका, या सोशल कस्टम्स, उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनका मजाक उड़ाती है जो कॉमेडी, उसे आप कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर समाज के पर्टिकुलर तबके
के जीवन जीने के तरीके, उनके रीति रिवाजों को दिखाता है, उनका मजाक उड़ाता है। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ड्यूटेरोगोनिस्ट। ड्यूटेरोगोनिस्ट, what do you understand by deuteragonist? Then you should know, in Greek drama, the character second in importance to the main character is known by deuteragonist. यानी कि एंशियंट ग्रीक ड्रामाज में जो ड्रामा का मेन कैरेक्टर होता है, जिस मेन कैरेक्टर को आप प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस का कैरेक्टर ड्यूटेरोगोनिस्ट कहलाता है। कैरेक्टर किसी भी ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसे आप प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, या आज के मॉडर्न शब्द में हीरो नाम करार देते हैं, हीरो कहते हैं, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस का कैरेक्टर है उसे आप ड्यूटेरोगोनिस्ट कहते हैं। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एंशियंट ग्रीक ड्रामाज में एक ऐसा कैरेक्टर जो अपना सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है मेन कैरेक्टर के बाद, वो मेन कैरेक्टर जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं या जिसे हीरो भी कहा जाता है। हीरो के बाद या प्रोटैगनिस्ट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर को आप ड्यूटेरोगोनिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट आपका लिटरेरी टर्म है डिडैक्टिक। व्हाट इज डिडैक्टिक? याद है, दिस वन इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ लिटरेरी वर्क। ऐसा डिडैक्टिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी लिटरेरी वर्क को डिस्क्राइब करता है जो लिखा गया होता है किसमें, इंटेंडेड टू टीच अ लेसन और मॉरल प्रिंसिपल, जिसमें एक नसीहत दी गई होती है, एक नैतिकता सिखाई गई होती है। याद रहे डिडैक्टिक क्या है। डिडैक्टिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी लिटरेरी वर्क, किसी भी कंपोजिशन को, वो ड्रामा होगा, पोएम होगा, प्रोज होगा, स्टोरी होगा, नॉवेल होगा, किसी भी लिटरेरी वर्क को डिस्क्राइब करने वाला ऐसा एडजेक्टिव है जो लिटरेरी वर्क लोगों को टीच अ लेसन, एक नसीहत सिखाता है या नैतिकता सिखाता है, नैतिक बातें सिखाता है। तो नैतिक बातें सिखाने वाला, एक सीख देने वाला एडजेक्टिव को डिडैक्टिक कहते हैं, जो लिटरेरी वर्क के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका लिटरेरी टर्म है डिथायराम। डिथायराम, व्हाट इज डिथायराम? हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज डिथायराम, तो आपको जानना चाहिए, इन ड्रामा ऑफ एंशिएंट ग्रीक a choral hymn that praise Dionysus। Dionysus क्या है? गॉड ऑफ वाइन है। मतलब डिथायराम क्या है? इन एंशिएंट ड्रामा ऑफ ग्रीक में, ग्रीक के प्राचीन ड्रामाज में एक ऐसा कोरल हिम्न, ऐसा श्लोक, ऐसी सामूहिक पंक्तियां जिनके द्वारा आप लोकगीत भी कह सकते हैं, ऐसी सामूहिक पंक्तियां जो किसी ग्रुप के द्वारा कहा जाता है, वो तारीफ होती है डायनाइसस का। डायनाइसस जो कि ग्रीक का गॉड ऑफ वाइन है, उसकी स्तुति की जाती है। डिथायराम कोरल हिम्न, स्तुति होता है, भजन होता है, आप कुछ भी कह लें। तो एंशिएंट ग्रीक ड्रामाज में कोरल हिम्न दैट प्रेज, जिसमें तारीफ की जाती है, जिसमें स्तुति की जाती है डायनाइसस की, तो वो डायनाइसस जो गॉड ऑफ वाइन है। तो एंशिएंट ग्रीक ड्रामाज में गॉड ऑफ वाइन मीन्स डिथायराम की स्तुति जो सामूहिक किया जाता है, उसे ही डिथायराम कहते हैं। आपका नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म डॉपलगैंगर। आप देख रहे हैं व्हाट इज डॉपलगैंगर। ये डॉपलगैंगर क्या है हम बता दें। इन फोकलोर, फोकलोर लोकगीत को कहते हैं।
लोक साहित्य या लोकगीत, लोकगीत या लोक साहित्य। इन folklore द स्पीड डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो आदमी के उत्साह को डबल कर दे, ऐसी कंपोजिशन को आप डॉपलगैंगर कहते हैं। डॉपलगैंगर को आप हिंदी में जानना चाहें तो वीर रस होता है। जैसे वीर रस में, वीर रस के कोई भी गीत, कोई भी कंपोजिशन से जो ऑडियंस होते हैं उनका उत्साह डबल हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जोश में वो लोग आ जाते हैं। तो डॉपलगैंगर को आप वीर रस कह सकते हैं, या वीर रस ही है वीर रस। डॉपलगैंगर, तो डॉपलगैंगर क्या है? इन folklore, ये ऐसा लोकगीत है द स्पीड डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो किसी भी जीवित व्यक्ति के उत्साह को, जोश को डबल कर देता है। और इसके वेल नोन राइटर है, डॉपलगैंगर के इंग्लिश में वेल नोन राइटर है फायोडोर डॉस्टोयस्की, और E.T.A. हाफमैन, ये इसके वेल नोन राइटर हुए हैं डॉपलगैंगर के। डॉपलगैंगर आप समझ गए होंगे, एक ऐसा folklore है, एक ऐसा लोकगीत है जिससे सुनने वाले का उत्साह डबल हो जाता है। और डॉगरल, व्हाट इज डॉगरल? डॉगरल मीन्स होता है ट्रिवियल और बैड पोएट्री। ट्रिवियल इंपॉर्टेंस लेस होता है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या बैड पोएट्री को आप डॉगरल कहते हैं। डॉगरल मीन्स ट्रिवियल और बैड पोएट्री। बहुत ही यूनिक आपको लिटरेरी टर्म्स बताए जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक पार्ट के रूप में बेहद यूजफुल है। अक्सर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आते हैं। आप ये सुनकर, ये देखकर आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। आपको ये यूजफुल लग रहा है तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।